अंधेरा ना हो तो सितारे कहाँ चमकते हैं, लेकिन हम जिस चीज़ को देखते हैं वो हमेशा उन सितारों की चमक होती है। जो अंधेरा या ये डार्कनेस जो उन सितारों की चमक के पीछे छुपी होती है, हम कभी वो शायद देखना चाहते ही नहीं हैं। मेरी जो आज की गेस्ट हैं वो हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत ही यंग लेकिन बहुत ज़्यादा चमकता हुआ सितारा है। हमारी इंडस्ट्री की स्टाइल आइकॉन, आई थिंक मैं कंसिडर करती हूँ उसको बेस्ट ड्रेस्ड गर्ल ऑफ आवर इंडस्ट्री। और सिर्फ मैं ही नहीं, आई थिंक पूरी इंडस्ट्री ये बात मानती है। एक नहायत ही चार्मिंग पर्सन एंड आई थिंक नहायत ही चार्मिंग दिल और सोल वाली लड़की। लेकिन एक स्ट्रगल, एक कहानी इस चमकते सितारे के पीछे भी है। आज मेरे साथ जो मेरी मेहमान आई हुई हैं उनका नाम है आयशा उमर। And thank you so much, Aisha, for coming. Welcome. Thank you for having me, Asma, and for this lovely introduction. Should we tell people कि मैं क्यों इस तरह dressed हूँ आज? हाँ, बिल्कुल। हम shoot आज 14 अगस्त है, guys, और हम shoot कर रहे हैं। तो मैं full अपनी patriotic mode में आई हूँ। बिल्कुल patriotic and I think very stylish mode also, जो कि usual आयशा का एक mode होता है। This is thanks to Yusuf Bashir Qureshi. You know, मैं actually हर इंडिपेंडेंस डे पे उन्हीं का कोई आउटफिट पहनती हूँ। उनका बड़ा एक अलग और बड़ा यूनिक स्टाइल है। ओके, तो आयशा, हम जैसा कि हमारी बात भी हुई और डिस्कशन भी हुई, एक आयशा स्क्रीन पे नजर आती है, एक आयशा जो एक बहुत सर्टन, एक बहुत मकाम पे पहुंच गई है इंडस्ट्री के अंदर। एक आयशा जिसको लोग ऐसे करके देखते हैं कि ओह यू नो आयशा आ गई है, आयशा के फैंस हैं। क्योंकि जहाँ आज आयशा है उसके पीछे जो उसकी स्ट्रगल है, उसकी अम्मी की जो स्ट्रगल है, फादर नहीं थे तुम्हारे, वो आई थिंक ऑडियंस का जानना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। बिकॉज एक तो whatever you see on the surface, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। एंड मैंने तो बहुत पहले ये सीख लिया था जिंदगी में कि किसी चीज को आप अपीयरेंसेस से जज नहीं कर सकते। Because whatever you see from the outside, like you can never judge a book by its cover. किताब को उसके कवर से जज नहीं करते, और ये बड़ी एक पते की बात है। It's not just like a what is it, a quote or a proverb, but it's actually true. लोग जैसे जब मुझे नहीं जानते थे ज्यादा, I would say industry में जब मैंने enter किया when I was much younger and this bubbly little thing, तो उनको लगता था मैं कोई बहुत ही कुछ स्पॉइल्ड घर से आई हूँ और यू नो सब कुछ एक प्लेटर पे जैसे मिल गया, और बड़ी एक तो ग्लैमरस लड़की हैं और सब कुछ आसानी से मिला होगा जिंदगी में। I've learned कि आपको कोई भी चीज अगर बॉदर कर रही होती है, आपको कोई भी चीज ठीक नहीं लग रही होती है, आपको खुद ठीक करनी है। आप किसी और को ना कह सकते हैं, ना आप किसी पर डिपेंड कर सकते हैं। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो मेरी अम्मी क्योंकि एक सिंगल पेरेंट थी और हैं, मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी लाइक यू ऑल नो व्हेन आई वाज 1.5 साल की थी। एंड मेरी अम्मी मुझसे भी बहुत ज्यादा छोटी थी जब बेवा हुई, मच यंगर देन मी। सो मैं और मेरा भाई थे, अभी भी हैं, और अम्मी थी। और अब्बू की डेथ हुई एंड मेरे आई बिलोंग टू लाइक उमर फैमिली जो है मेरी, वो बहुत एक इट्स अ वेल टू डू फैमिली। एंड अब्बू जो थे वो जो हमारी फैमिली की कंपनी थी, इट वाज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके मेजर शेयर होल्डर थे। जब उनकी डेथ हुई तो पूरी फैमिली ने अपने शेयर्स डिवाइड कर लिए और मेरी अम्मी के पास कुछ नहीं आया। एंड एट दैट टाइम आई थिंक ना तो खवातीन में इतनी शऊर था, इतना शऊर या इतनी अवेयरनेस थी कि किस तरह अपने हक के लिए खड़ा होना है और लड़ना है, और अगर कोई खड़ा भी हो तो उसको चुप भी करा दिया जाता था। प्लस वो इतनी ट्रॉमा में थी, उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी कि वो उस वक्त उनको बस ये था, बस मेरे 2 बच्चे हैं और मैं, वी हैव टू सर्वाइव। सो शी डिडंट गेट एनीथिंग। हमें कोई 0 फाइनेंसेस फैमिली से मिले। Literally, my mother, I think, had about 60,000 rupees in the bank, something like that. मुझे याद है। And ना कोई घर था हमारे नाम, ना गाड़ी थी, because my father was in the process of buying a house, and वो भी कंपनी के थ्रू था, और गाड़ी बेची थी और दूसरी अभी लेनी थी। Like all of this वो उसके बीच में था, उसके बीच में ये सब हो गया। Mother didn't get anything. So अब she's like, अब क्या करें? So my puppo said, अच्छा आप लाहौर शिफ्ट हो जाएं। We were in Karachi. I was born in Karachi and फिर हम लाहौर शिफ्ट हो गए।
शुरू के 6 महीने पप्पो के साथ रहे, एंड देन माई मदर रियलाइज्ड कि अगर मुझे अपने बच्चों की तरबियत अपने वे में करनी है और उनको स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाना है तो मुझे अलग होना पड़ेगा। सो शी गॉट अ जॉब एंड शी स्टार्टेड टीचिंग। अब मजे की अच्छी बात यह है कि अम्मी पढ़ी लिखी थी, सो यू नो एजुकेशन आई वुड से इज की टू एवरीथिंग। इस पूरी कहानी के एंड में हम यही बात करेंगे कि एजुकेशन कितनी जरूरी और बेटियों की एजुकेशन कितनी जरूरी है। अब अगर अम्मी इफ शी हैडंट ग्रेजुएटेड तो वो क्या करती? तो शी स्टार्टेड टीचिंग इन ग्रामर स्कूल इन लाहौर। ओके। और मेरी फूफो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर थी। अच्छा, हमें खुशकिस्मती से लाहौर ग्रामर स्कूल लाहौर का सबसे एक्सपेंसिव स्कूल है आफ्टर अमेरिकन स्कूल, और हमारी तो इतनी औकात नहीं थी कि हम स्कूल में जाएं। तो जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ उसमें मैंने बहुत अच्छा आई वुड से फ्लाइंग कलर्स से पास किया। सो माय प्रिंसिपल वाज वेरी इम्प्रेस्ड, बट माय मदर सेड भाई मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकती कि मेरे बच्चे पढ़े स्कूल में। तो शी सेड अच्छा हमारे पास एक कोटा होता है फॉर डिजर्विंग किड्स। तो आई गॉट अ मेरिट स्कॉलरशिप, मी एंड माय ब्रदर। सो वी स्टार्टेड स्टडीइंग एंड अम्मी स्टार्टेड टीचिंग। लेकिन अब एजुकेशन तो चलो इट्स बिन टेकन केयर ऑफ, बट इट्स एन एक्सपेंसिव स्कूल। वहाँ आपके 10 और खर्चे हैं और अमीर बच्चों के साथ पढ़ने हैं और उनके घरों में 10 गाड़ियां खड़ी हैं और you know things like that. And we lived in a tiny like 2-room rented house. My mother was like we didn't, so anyways she got a car on a lease. और एक neighbor थी फुप्पो की and she was an angel in our life. जब फुप्पो के घर 6 महीने रहे तो उनकी एक नेबर थी, वो अम्मी की दोस्त बन गई। ओके। शी सजेस्टेड कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तुम एक वैन खरीदो और तुम बच्चों की पिकिंग एंड ड्रॉपिंग करो। सो शी बॉट अ वैन ऑन इंस्टॉलमेंट्स एंड उन्होंने हेल्प की, वो जो नेबर थी, और हमने वो वैन ली और उसमें अम्मी सुबह बच्चों को पिक करती थी और उनको स्कूल ड्रॉप करती थी, फिर अपनी जॉब पे जाती थी, फिर बच्चों को वापस ड्रॉप करती थी, फिर ट्यूशंस देती थी। सो ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग एंड वी वर स्टडीइंग एंड वी हैड टू आल्सो हेल्प। तो घर के सारे काम, आई थिंक फ्रॉम द एज ऑफ 5 आई वाज वॉशिंग माई ओन क्लोथ्स। हम खाना भी आहिस्ता आहिस्ता हेल्प करना शुरू हो गए थे, चाय तो बनाते थे, अपना घर साफ करना, अपना कमरा साफ करना, बात एवरीथिंग वाज डन बाय अस। Anyways, little things जो बच्चों की जिंदगियों में होती हैं वो हमारी जिंदगी में नहीं थी। नए कपड़े नहीं होते थे, so hand me downs आते थे cousins के, ईद पे कपड़े बनते थे, and of course there were times when you know my friends would be wearing beautiful clothes and I was like, अच्छा, I would obviously feel very what did I feel as a child? Life is really unfair. ऑल गर्ल्स स्कूल में मैं पढ़ती थी, सिर्फ लड़कियां ही थी हमारे इर्द गिर्द, तो वो यू नो एवरीबडी हैड ब्यूटिफुल क्लोथ्स और यू नो जूते नए और चीजें नई और स्टेशनरी नई, और नॉट दैट मेरी फ्रेंड्स कभी मुझे फील कराती थी कि तुम्हारे पास नहीं है और हमारे पास है, लेकिन खुद से तो फील होता था। हाँ बिल्कुल, कि उनके पास है और मेरे पास ये नेचुरल, ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं जो बनी हुई है। और मुझे होता था कि क्यों मेरे क्यों नहीं है, व्हाई डोंट आई हैव समवन। फिर बचपन से ये फियर था जो हर औरत को, एंड आई वुड से एवरी पाकिस्तानी वुमन स्पेशली, कि जितने आदमी हैं वो डेंजरस हैं। ओके, या like all men are dangerous, you know, कि नहीं दोस्तों की ड्राइवर के साथ नहीं अकेले बैठना, भाई नहीं इजाजत थी। अच्छा, नहीं बैठना, क्यों नहीं बैठना, उससे तो समझ ही नहीं आती थी, क्यों नहीं बैठना ड्राइवर के साथ अकेले, बस नहीं बैठना, you know। and my mother was too I would say अम्मी इतनी अपने इश्यूज में और अपनी ट्रॉमा और अपनी हमें पालने में मसरूफ थी कि उनके पास टाइम नहीं होता था कि वो एक्सप्लेन करें कि क्यों नहीं ये ठीक, तो वो सवाल नहीं करना दिमागों में लेके, हाँ कि बस ये नहीं करना, भाई क्यों नहीं करना, कुछ नहीं होता अम्मी, वो उनके भी तो ड्राइवर हैं, नहीं। अच्छा, फ्रेंड्स के घर रात नहीं गुजारनी, भाई क्यों नहीं गुजारनी, भाई उनके भाई होंगे, उनके अब्बू होंगे, तो अम्मी वो उनके भाई हैं या उनके अब्बू हैं, नहीं। क्योंकि माई मदर वाज स्कैर्ड, ना कोई बाप है, ना कोई मेल फिगर है, ना कोई चाचा है, ना कोई मामा, सबको तो छोड़ के हम लाहौर आ गए। तो अम्मी वाज लाइक कि तुम्हारा तो कोई नहीं है,
तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। My father was a poet also. Okay. And वो पोइट्री भी लिखते थे और वो गाते भी थे। और मेरे अब्बू की साइड पे में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो ड्रामा और परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं। समिया मुमताज़, she's my cousin, she's my second cousin, yeah. So you know हमारी फैमिली में था परफॉर्मिंग आर्ट्स का। तो नहीं, अम्मी कहती थी नहीं, बस सिर्फ पढ़ाई, एजुकेशन, बिकॉज उनको ये था कि बस एक एजुकेशन ही तो है जो मैं दे सकती हूँ। बट मेरे अंदर से एक था कि मुझे ग्रेड्स भी रखने हैं, पर मुझे बाकी भी चीजें करनी है। सो मैं रिबेल तो करती थी एज अ चाइल्ड। आई वुड से नहीं, मुझे सिंगिंग क्लास भी ज्वाइन करनी है, मुझे थिएटर क्लास भी ज्वाइन करनी है, मुझे पपेट्री भी करनी है, मुझे आर्ट वर्कशॉप्स पे भी जाना है। एंड अम्मी लेके जाती भी थी। और यू नो अच्छा, तो वो वैन अम्मी की थी, उससे बड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी कि भाई वैन में हर जगह अब जाना है। तो कब होगा जब कोई फैंसी गाड़ी होगी, और कहाँ से आएगा ये सब कुछ? तो क्या कभी तुमने टैग किया कि कोई आएगा एक हीरो, प्रिंस चार्मिंग? यस, कभी कभार ये भी होता था कि अच्छा मे बी आई गेट मैरिड टू समबडी, एंड बट इट वाज नेवर अ बिग थॉट। इट वाज नेवर कि नहीं यही है सोल्यूशन, इसी से यहाँ से एक जिंदगी यू नो विल ट्रांसफॉर्म। बचपन से ये था अम्मी का कि बेटा आपकी एजुकेशन और आपका करियर, और आपने अपने आप को बनाना है, आपने अपना करियर बनाना है, और आपने अपना खुद करना है, अपने पाँव पे। You are going to do it for yourself. No one will do it. And there was no pressure of marriage ever. कि मतलब of course it would be great. She says कि you know बड़ा अच्छा होगा एक दिन जब आप चूज कर लेंगी अपना। ये तो सब माँ का ख्वाब है। हाँ, but there's no pressure कि बस शादी करनी है और ये करना है। Zero pressure. क्योंकि यार you know शादी होती है, डिवोर्सेस हो जाती हैं, लोगों की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, औरतें बेवा हो जाती हैं, फिर क्या? सो या तो वो दूसरी शादी करके ही कुछ होगा उनका, या फिर they'll have to do it themselves। तो वो चीज भी तो एक स्टिग्मा है ना सोसाइटी में। वो भी है, डिवोर्स भी स्टिग्मा है। बिल्कुल। I mean, yeah, divorce is obviously a massive stigma। बिल्कुल, अभी तक हम उन चीजों से निकल ही नहीं पाए, इन चीजों से। और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो बहुत बुरी मैरिजेस में फंसी हुई हैं, लेकिन एंड वो पढ़े लिखे एजुकेटेड फैमिलीज की मैं बात कर रही हूँ, जो अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव कहते हैं और बाहर से पढ़ के आ गए, लेकिन वहां भी यही है नो। एंड वो कुछ वायलेंट मैरिजेस में है, यू नो अब्यूसिव मैरिजेस में है, जो हाँ बहुत फिजिकल अब्यूज है, बट व्हाट कैन दे डू। मेरी कजिन्स और मेरी फुप्पो बार बार आते थे एंड दे वुड कम टू द हाउस, एग्जाम्स हो रहे होते थे, भाई आयशा कहाँ है, पढ़ क्यों नहीं रही? पढ़ लिया। आई रिमेम्बर जब मेरी कजिन की A लेवल एग्जाम्स थे और O लेवल्स थे, तो घर में 3 महीने तक कोई अलाउड नहीं था कि भाई वो पढ़ रही है, कोई जा ही नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। और उनकी हर सब्जेक्ट की ट्यूशंस थी। और जब मेरे O लेवल्स की बारी आई तो कोई ट्यूशन नहीं थी। आई थिंक एक मैथ की मैंने 3 महीने ट्यूशन ली थी, बिकॉज मैथ इज मैथ, यू नो। और पढ़ाई चल रही होती थी। एग्जाम था दूसरे दिन, आई रिमेम्बर मेरा इंग्लिश का और 2 कोई एग्जाम्स थे, तो उससे एक रात पहले माई कजिन केम एंड आई रिमेम्बर जुनून का कॉन्सर्ट था, एंड आई वाज अ डाई हार्ड फैन ऑफ जुनून, एंड आई सेड मैं तो नहीं मिस कर रही, तो कुछ नहीं होता, पढ़ लिया एग्जाम के लिए। तो वो पीछे से कजिन और फुप्पो आई और अम्मी ने वो कहाँ है भाई, आयशा कहाँ है? दे केम टू विश मी लक कि वो तो पढ़ रही होगी, कमरे में बैठी होगी। एंड अम्मी इज लाइक वो तो नहीं है, वो तो कॉन्सर्ट कहाँ है? वो जुनून के कॉन्सर्ट पे गई है फ्रेंड्स के साथ, और दूसरे दिन O लेवल्स का एग्जाम है। लो एंड बिहोल्ड, touchwood, जब रिजल्ट आया, I got 6 A's and 2 B's. Oh wow. And my cousin had 2 A's and 6 B's. So everyone was like, okay, how did this happen? तो फिर लोगों की बोलतियां बंद हुई यार। फिर जब NCA का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, मैंने पूरे प्रोविंस में टॉप किया। फिर पूरे 4 साल I was on the principal's honor list. Oh wow. जब A level का रिजल्ट आया, तो क्योंकि art was my main subject, I was a fine artist. I got 99% and I topped the subcontinent. And I couldn't believe it, क्योंकि मैंने तो बस चलते फिरते दे दिया एग्जाम, A levels का. And I was like, what? I got a 99%? So, you know, I don't know, अल्लाह की तरफ से है या अम्मी की अपब्रिंगिंग थी, ट्रांसलेशन के साथ कुरान भी पढ़ना है, नॉट इन अरबिक ओनली। नहीं भाई, इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगी आप,
समझें क्या लिखा है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग औरत का हाथ है पीछे इस सारी सक्सेस के, एंड आज जहाँ आयशा बैठी हुई है, यू नो, आई थिंक एक क्रेडिट इंसान का अपना भी होता है, लेकिन जब माँ इतनी स्ट्रॉन्ग है, अगर वही माँ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, माँ बहुत इमोशनल और बहुत एक एंग्शियस इंसान थी भी, अब तो बहुत बेहतर है, लेकिन वो भी सोसाइटी की वजह से थी। सोसाइटी इमोशनल एंड एंग्शियस, और अपनी फैमिली भी बहुत उनकी रिजेंटफुल थी क्योंकि वो छोड़ के आ गई थी कि आपको तो आपने तो छोड़ दिया। एंड माय मदर इज लाइक, अगर मैं रहती वहीं उनके साथ तो तुम लोग कुछ ना कर सकते होते जिंदगी में। जो भी सारी बात निकल के आ रही है वो यही है कि यू नो, एजुकेशन एक लड़की के लिए, उसकी इंडिपेंडेंस के लिए, उसके पाँव पे खड़े होने के लिए, जो कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत माएँ कम समझती हैं, क्योंकि वो बस एक सिंगल लाइन ये चीज चल रही है कि अच्छा एक एज पे पहुंचेगी, तो जरूरत नहीं है ज्यादा शादी करेंगे, और क्योंकि बेटी ने तो शादी कर लेनी है, बिल्कुल, तो ज्यादा एजुकेशन की क्या जरूरत है। एक वर्किंग औरत जो है उसको घर से लगाव नहीं होगा सीना। आई मेंड माय ओन क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े खुद सी सकती हूँ। कोई सोच नहीं सकता है इस इंटरव्यू को कि सबको पता है कि मैं शूटों पे दूसरे लोगों की चीजें ठीक कर रही होती हूँ ओके, एक्चुअली, और यू नो, मैं अपने कपड़े खुद मेंड कर रही होती हूँ। निटिंग सिखाई थी, वो याद नहीं है, आई कांट निट एनी मोर। खाना पकाना बचपन से, एवरीथिंग वाज टॉट, एवरीथिंग। सो देखो ना कितना ब्यूटीफुल बैलेंस है, लाइक सीरियसली आई एम इम्प्रेस्ड राइट नाउ। हाफ इम्प्रेस्ड में पहले थी, अब मैं और ज्यादा हो गई हूँ कि ये ब्यूटीफुल बैलेंस हमारी सोसाइटी में औरतों के लिए कोई समझ नहीं पाता। बहुत जरूरी है, बट अम्मी में फेयरलेसनेस थी, आई सॉ दैट। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि उनमें फेयरलेसनेस नहीं थी। आई थिंक वो कैलकुलेटेड चल रही थी। छोड़ के आई, भाई और बहनों में भी एक रिलेशनशिप होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, एंड उस पे भी ज्यादा फैमिलीज तवज्जो नहीं देती। बिल्कुल, कि भाई और बहन की क्या रिलेशनशिप है, यू नो, बिकॉज इवेंचुअली ए ब्रदर इज गोइंग टू बी देयर फॉर सिस्टर। या सबसे क्लोज तो अनकंडीशनल लव वहीं से आ सकता है। बिल्कुल। सो देन यू नो, कॉलेज में फिर मैं आई, फिर मैंने अम्मी से कहा कि बस अब आप यू स्टॉप वर्किंग, क्योंकि मैंने कॉलेज में पहुंच के आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स ऑन द साइड ऑल्सो, म्यूरल्स पेंट करना, कोई आर्ट प्रोजेक्ट करना, उससे पैसे आ गए। एक्टिंग शुरू की मुझे, क्योंकि मैंने बहुत थिएटर किया था, बहुत व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, बहुत परफॉर्मिंग आर्ट्स में हिस्सा लिया, तो मुझे ऑफर्स आई सिटकॉम्स की कॉलेज में, मैंने किया, मनी स्टार्टेड थोड़ा बहुत कमिंग इन, तो आई वाज लाइक अम्मी आई एम गोइंग टू स्टार्ट सपोर्टिंग माई सेल्फ। तो पहली दफा अपना पैसा हाथ आया था तो कैसी फीलिंग आई थी? पहली दफा तो बहुत छोटी थी, 8 साल की थी, जब पहला पेचेक आया था। मैंने एक शो होस्ट करती थी मेरे बचपन के दिन। ओके, तो उस वक्त आया था वो, तो सब कुछ अम्मी के पास, इट वाज नेवर इन माय हैंड। ईदियां आती थी अम्मी के पास, क्योंकि इट वाज जस्ट हमारी ही लिए सब कुछ होना है। तो अपना पैसा कभी स्पेंड नहीं किया था until I graduated from college. अच्छा, अब कैसा लगता है? और अम्मी इतनी सेविंग, एक एक रुपया बचाना, इधर से भी उधर से भी, ये नहीं करना, ये नहीं लेना, ये एक्स्ट्रा नहीं लेना। खाना भी हमारा when we were growing up, it was basic food, बस इतना sustainable basic food. लेकिन सिंपल दाल चावल, सिंपल, लेकिन कुछ चीजें थी, क्योंकि अम्मी जो है वो मॉडर्न मेडिसिन पे इतना बिलीव नहीं करती। ठीक, तो वो घरेलू चीजें, तिब्बे नबवी को फॉलो करना। तो शहद हमारे घर में होता था, खजूर, ऑलिव्स, इन चीजों पे हम बड़े हुए। वो चीजें थोड़ी बहुत थी जहाँ से कुछ ग़िज़ा और हेल्थ तो आ रही थी। एंड देन ऑब्वियसली वी वुड गो टू फ्रेंड्स हाउसेज। आई मीन फैमिली के घरों में जाते थे, खाना मिलता था। नहीं ऐसा खाना मिल जाता था, लेकिन ऑब्वियसली एक रिस्ट्रिक्शन, घर में भी खाना डिसेंट था, इट वाजंट लैविश, बाहर से ऑर्डर नहीं खाने हो रहे होते थे। उन दिनों चाइनीज रेस्टोरेंट्स होते थे व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो कोई महीने में एक दफा या 2 महीने में एक दफा बाहर से खा लिया। यू नो, ये नहीं कि रोज आइसक्रीम ली जा रही है और नथिंग, जैसे आजकल तो बच्चे रोज ही। और ना हम मांगते थे, ना हम, क्योंकि देखते थे कि मांगे तो मतलब क्या जिद करेंगे, जब है ही नहीं तो जिद क्या करेंगे। एंड आई थिंक पेरेंट्स नीड टू शो दैट टू चिल्ड्रन।
मैं ये भी देखती हूँ कि आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों से फाइनेंशियल सिचुएशंस भी छुपा के रखते हैं, स्पॉइल किया हुआ होता है कि नहीं बच्चों को ना फील हो कि ये नहीं है, क्यों ना फील हो, बच्चे नोटिस करते हैं। हार्डशिप्स बच्चों को बतानी चाहिए क्योंकि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स अगर माँ बाप नहीं सिखाएंगे, किड्स आर वेरी स्मार्ट, किड्स आर वेरी स्मार्ट, दे आर नॉट स्टूपिड, दे सी एवरीथिंग। बिल्कुल, माँ का मूड खराब होगा फौरन पता चलता है बिल्कुल बच्चों को, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल, poorest of the poorest, richest, they are sensible. So बस फिर कॉलेज फिर से ग्रेजुएट किया, फिर आई स्टार्टेड गेटिंग एक्टिंग प्रोजेक्ट्स, फिर मैं कराची आ गई, which was huge, क्योंकि इतनी अम्मी was so like restrictive upbringing थी मेरी कि आई डोंट नो उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया कि नहीं। मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी कि लड़की अकेली, इतनी प्रोटेक्टिव वो, एंड देन एक फैमिली का प्रेशर, उसमें आयशा ने अचानक डिसाइड किया कि मैं कराची अकेली जा रही हूँ, व्हिच इज अगेन अकेली नहीं थी ना एक्चुअली, आई वुड नेवर बी अलाउड टू लिव अलोन। तो मैं आई हैड सम वेरी गुड फ्रेंड्स कॉलेज के, तो शुरू में आई वाज लिविंग विद देम एंड देन लिटरली 6 months में आई स्टार्टेड, मैंने फ्लैटमेट्स के साथ 2 फीमेल फ्लैटमेट्स के साथ एक अपार्टमेंट ली, क्योंकि अकेले तो इजाजत नहीं लेकिन ऐसे ये भी बहुत बड़ी बात है, जो इजाजत ये मिली है, ये इजाजत ये भी लड़कियों को नहीं मिलती कि इवन वो दोनों मुझसे बड़ी थी एंड दे वर लाइक माय सिस्टर्स मारिया एंड इरम, और उनके साथ मैं 13 साल रही। एंड देन बिगिंस द लाइफ ऑफ a female actor in Pakistan. Amazing life. Well, amazing, but it wasn't easy initially. Absolutely. There was sexual harassment. There was a lot of running after money. There was a lot of very weird attitudes from men. क्योंकि जब आप उस वक्त I was young and entering the industry, कोई seriously नहीं लेता। हाँ, बिल्कुल। अब अकेली हूँ मैं, कोई पेरेंट्स नहीं है जो आके पेचेक्स लेने आए हैं, कोई वो नहीं है, you know. अब तो फिर भी it's much better. I'm talking about 15 years ago, you know. So it was very tough initially. The first few years was very tough. Sexual harassment की तुमने बात की, हर फील्ड के अंदर लड़कियां इस चीज को फेस करती हैं। तुमने किस तरह फेस किया उस चीज को? यार, you know, अभी 1 साल ही हुआ है when I started talking about it. 15 साल पहले this happened when I entered the industry, and मैंने किसी से I did not have the courage to talk to anybody about it. And मुझसे जो my harasser, वो मुझसे मेरी बाप की उम्र के थे, हैं, अभी भी हैं, वो जिंदा हैं, और वो बड़ा पावरफुल आदमी थे, and बहुत सारी लड़कियां उनका टारगेट बन चुकी विक्टिम बनी। कोई बात नहीं करता था उस टाइम पे, तो कोई बात नहीं करता था, सोशल मीडिया भी नहीं था कि कोई बात करे, कहाँ बात करे, बिल्कुल आपस में ही कर ली। एंड नोबडी वुड बी एबल टू फाइट सच अ पावरफुल पर्सन, क्योंकि आप अगर कर भी लें बात तो फिर कौन आएगा कुछ करने। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी, किसी से बात नहीं की, जिंदगी का एक बॉक्स में उसको डाल दिया कि भाई ये है, अब ये हुआ है। I didn't even tell my best friends about it. Imagine, best friend से भी बात नहीं की मैंने, माँ तो दूर की बात, किसी से बात नहीं की। Then eventually, जब 2 साल पहले किसी और के साथ ऐसा हुआ और उन्होंने पब्लिकली आके बात की, तो मैंने, मुझसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स के इंटरव्यूज में मैं थी, और उन्होंने पूछा कि अच्छा आपको क्या लगता है कि सेक्सुअल हरासमेंट एग्जिस्ट करती है हमारी इंडस्ट्री में? मैंने पहली दफा उस वक्त बोला हाँ करती है, जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो रही हो, जरूरी नहीं है कि हर वक्त हो रही हो, वन ऑफ चीज हो सकती है, बट करती है। तो आई वाज लाइक, अब मैं ये पेंडोरास बॉक्स खोलूं, एंड माय मदर वाज लाइक कि बेटा आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू दिस, कि नेम करें और फिर जो होता है फीमेल विक्टिम्स के साथ हमारे मुल्क में, सिर्फ स्लैंडर, और ज्यादातर उनको बिलीव तो किया जाता नहीं है जब तक प्रूफ ना हो। प्रूफ कहाँ से लाएं? लोग कैमरा लेके तो नहीं घूम रहे होते जब उनके साथ कुछ हो रहा होता है। सो एनीवेज, तो जो ये ट्रॉमा होता है, एंड आई फील कि आपकी, ऑफ कोर्स आपकी जिंदगी में अफेक्ट करता है। बहुत सारी लड़कियां गो थ्रू इट, दे नेवर टॉक अबाउट इट, किसी से बात नहीं कर सकती, और उनके दिल में
बहुत ट्रॉमास होते हैं जो उनकी बाकी जिंदगी में, उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनकी एटीट्यूड, उनकी बिहेवियर, पर्सनालिटीज को बहुत अफेक्ट करते हैं. बिल्कुल. बट इफ यू, आई थिंक जब आप एक्नॉलेज करते हैं, जब आप फॉरगिव करते हैं अपने आप को और आई थिंक दूसरे लोगों को, उनको फेस करना जरूरी होता है. या एब्सोल्युटली. एंड इट्स अ पेनफुल प्रोसेस. बड़ी बातें हुई और बहुत अच्छी बातें हुई, बड़ी आई थिंक ओपन, एम्पावर्ड, जो आज की लड़कियों को समझने की जरूरत है, जिनको अभी भी दबाया जा रहा है. हाँ, लेकिन आई सी अ चेंज. देयर इज अ चेंज. आई सी एक्टर्स, मेरी जो जनरेशन की लड़कियां हैं जो इस फील्ड में हैं, हम बहुत एक दूसरे की अब सपोर्ट करते हैं. यू नो, जो पहले नहीं हम देखते थे कि एक्ट्रेसेस में इतनी यूनिटी होगी, है हम में. आई एम वेरी क्लोज टू सम ऑफ माई कॉलीग्स. बिल्कुल. एंड हम ऑल्दो हम एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं, लेकिन हम एक दूसरे को एलिवेट करते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तारीफ करते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं, एक दूसरे के काम को प्रोजेक्ट करते हैं आगे. एंड आई लव इट. I see it and I'm like, finally यार, it's such a beautiful feeling. ये तो फैक्ट है ना. आप जब किसी के लिए कोई चीज आसानी कहते हैं ना, और किसी को एलिवेट करते हैं, पेव करते हैं किसी के लिए वे, तो अल्लाह ऑटोमेटिकली आपके लिए कहाँ से रास्ते खोल देता है. ये तो अब गर्ल कोड आ गया है हमारी इंडस्ट्री में. जो एक ब्रो कोड था ना बॉयज, गर्ल कोड आ गया है. गर्ल कोड भी आ रहा है. अच्छा आयशा, इतनी हमने अभी बहादुरी की बातें हैं, एक डिफरेंट आयशा की हमने बातें की हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल तुम्हारी लाइफ में आया था, जो कि एक बहुत टफ फेज था, जब एक्सीडेंट हुआ. और वो भी एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे कोई भी, स्पेशली लड़कियां बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती हैं ऐसी चीजों पे. उस बारे में शेयर करना पसंद करोगे? That was a life-changing time for me also. और मेरा कोई उससे पहले कोई इंजरी ऐसी नहीं हुई थी, कोई एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ था. तो आपको when you're young आपको लगता है कि you're invincible और बस आपकी हेल्थ आप उसको for granted लेते हो. मुझे कोई aches और पेन्स नहीं होते थे उस तरह. तो मैंने ये सीखा है by the way जिंदगी में, one of the lessons that I've learned the hard way, कि आप अपनी गट फीलिंग को जब भी इग्नोर करते हैं तो आपको नुकसान होता है. बिल्कुल. और जब आप अपनी गट फीलिंग को फॉलो करते हैं और अपने हंच और अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, नो मैटर व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स, यू विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड एंड यू विल ऑलवेज बी ओके. एंड हम बहुत सारी चीजें, सोशल प्रेशर्स, बहुत सारी चीजें करते हैं या नहीं कर पाते किसी डर में, नहीं बोलते किसी डर में. औरतों को हमेशा से इन पाकिस्तान बचपन से लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि बोलना नहीं है ज्यादा, किसी चीज पे बोलना नहीं है, हर चीज हश्ड है. और कि अगर कोई बोलेगी या कोई किसी चीज के अगेंस्ट आपको स्टैंड लेंगे या तो एक लड़की एंग्री और अग्रेसिव और पागल है, ये तो पागल है, यू नो. तो जस्ट बिकॉज women don't want to be considered as angry, aggressive, crazy women, वो बहुत सारी चीजों के बारे में ना बोलती हैं, ना उनके अगेंस्ट कुछ कह पाती हैं. Why this is very important is because this is an underlying thought pattern जो आपके दिमाग में रहता है for your life. हाँ, बिल्कुल. और आपके बहुत सारे decisions उस पे based होते हैं कि ओहो अगर मैंने ये बोल दिया तो वो सोचेगा कि मैं तो crazy हूँ. तो हाँ, मैं हूँ crazy, या मैंने ये कह दिया. So that accident happened. I was going to Hyderabad with a colleague and मैं एक शॉप की ओपनिंग थी, कपड़े, आई रिमेम्बर, उसके लिए जा रही थी. लास्ट मिनट पे एक मोइज इज अ फ्रेंड एंड ही सेड हाँ ये ओपनिंग है. मैंने कहा भाई मेरी बुलबुली की शूट है, मैं नहीं आ सकती, शूट भी कैंसिल हो गई. चले गए, जा रहे हैं, पता चला कि असफर भी जा रहे हैं. तो मैंने कहा यार असफर, अच्छा बड़े दिनों से मिले नहीं थे, तो मैंने कहा लेट्स ड्राइव एट द सेम टाइम, और मैं अपनी गाड़ी तुम्हारे घर पार्क करती हूँ, तुम्हारी गाड़ी में शिफ्ट हो जाऊंगी, विल कैच अप. और सर हाँ मैं अपना ड्राइवर लेके जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ बैठो. अनुषा आगे वाली गाड़ी में थी ड्राइवर के साथ, वो जल्दी निकल रही थी. अनुषा वाज आल्सो गोइंग. तो सर बैठो और हम गप्पे मारते हुए जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा. वही हमने किया, गप्पे मार रहे थे. तो जो रास्ता है हैदराबाद की हाईवे का, वो बहुत जगह से टूटा हुआ है. You've seen it.
द हाईवे द पार्ट्स, जामशोरों के करीब एक पैच है, बहुत टूटा है, वहाँ ट्रक्स होते हैं। अच्छा, हम उस 6 बजे 6:30 बजे के टाइम पे वहां से गुजर रहे थे शाम के, और वो रश आर होता है और वो ट्रक्स और सब कुछ वहाँ था, और वो जो ड्राइवर था वो बहुत बुरी तरह बहुत तेज चला रहा था। ओके, ठीक है, एंड आई केप्ट टेलिंग हिम आहिस्ता चलाओ, और वो हंसता था, ये लड़की है बोल रही है, बोलने दो, यू नो, कि बाजी हमारा रोज का आना जाना है। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, क्या हम कर लेंगे। वो चुप कराए जा रहा था। सो आई वाज लाइक अच्छा नहीं बोलते, यू नो, बिकॉज ही वाज मेकिंग मी फील लाइक कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल रही हूँ। जबकि मैं जो कह रही थी वो सही कहती थी कि अब आहिस्ता कर लो, रोड खराब है, अब ट्रक्स आ रहे हैं। तो ये हुआ, ही वाज गोइंग ऑन स्पीड ऑफ लाइक आई थिंक 130 और समथिंग, 140 ब्रोकन रोड पे, और हम एक ट्रक के पीछे थे। और एकदम से, और ये बंदा इतनी तेज चला रहा है, और खड्डे 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 ऐसे ऐसे ऐसे, एंड आई केप्ट सेइंग ऐसा चलाओ, एंड माय गट वाज, मुझे गट फीलिंग थी कि अगर इस बंदे ने आहिस्ता नहीं की तो हमारा एक्सीडेंट होगा, एंड आई इग्नोर्ड दैट फीलिंग। तो मैं चुप हो गई, मैं अपनी बातों में मसरूफ हो गई। सडनली द एंटायर कार स्टार्ट स्क्रीचिंग। हुआ ये कि जो आगे ट्रक था उसकी लेन में खड्डा आ गया, तो उसने एकदम से अपनी लेन चेंज की, अपनी लेन से विदाउट एन इंडिकेटर। ट्रक तो इधर आ गया, हम उसके अंदर we banged into it। ये बंदा अवॉइड करना चाह रहा था, एकदम से ट्रक सामने आई, ट्राई टू अवॉइड इट। यहाँ से एक और ट्रक आ रहा था, पहले हम इस ट्रक में लगे, फिर हम इस ट्रक में लगे, फिर हम वापस इस ट्रक में लगे, फिर हम सैंडविच हो गए। एंड इफ ही हैड बीन स्लो he wouldn't have had to swerve to avoid that, right? So नुकसान क्या हुआ, मेरी 5 हड्डियां टूट गईं, जस्ट बिकॉज वो बंदा एक औरत की बात को वैल्यू नहीं दे। अगर लड़का कहता तो शायद सुन लेता, चुप हो जाते ना, डर जाते हैं ड्राइवर। मेरा तो ड्राइवर भी नहीं था। इट्स जस्ट अ मेंटालिटी थिंग। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, औरत बोल रही है, बोलने दो। तो एंड आई न्यू इट्स नॉट कि मैं अपनी उससे कह रही हूँ, मुझे वो एटीट्यूड और सारी बातों से ये फील हो रहा था। मैंने कहा अच्छा भाई चुप कर जाते हैं। सो इट हैपेंड, एंड देन जब एक्सीडेंट हुआ एंड एकदम से इट हिट, एंड वी वर अबाउट टू हिट, एंड आई थॉट बस अब तो जिंदगी खत्म। Entire life is like, you know, running through your head, and when we hit and I realized, oh, I'm not dead, I'm still alive. And then I was ready कि अच्छा मैं अब या तो unconscious हो जाऊंगी या कुछ हो जाऊंगी, क्योंकि literally एक instant के बाद फिर आपको pain feel होता है। So I knew I couldn't move, and I was in piercing pain, और मुझे सांस नहीं आ रही थी। तो मुझे पैनिक अटैक होना शुरू हो गया था कि अब एक्सीडेंट हो गया है और हम हाईवे के बीच में, अंधेरा हो चुका है, इन द मिडल ऑफ नोवेयर। और यही सुनने में आता था कि भाई ये तो हाईवे पे डाके डलते हैं और कोई रुक जाएगा और कोई किडनैप कर लेगा और कोई रेप कर देगा। सो अब मैं एंड देयर इज असफर एंड देयर इज अ ड्राइवर एंड कार, अब एक्सीडेंट हो गया एंड वी आर इन द मिडल ऑफ दैट रोड and I'm screaming and Asfar screaming and he's like, are you okay? And I'm like, I'm alive, and unconscious नहीं हुए थे हम। तो उसने बाहर निकल के, वो बाहर निकला है बिकॉज उसको इतनी चोट नहीं आई थी, एंड उसने कोई रोका या कोई गाड़ी रुकी और उसमें कोई 6-7 आदमी होंगे। और मैं अब सोचें एज अ वुमन इन पाकिस्तान इतना फेयर है कि किडनैप हो जाएंगे और कोई मग करने रुक गया है, कोई डाका डालने रुक गया है। तो अब these men come and they've surrounded the car. और मैं इतनी पैनिक में हूँ और मैं अपनी स्टेट में हूँ and I'm screaming and I can't move कि वो लोग आ रहे थे मुझे हेल्प करने, लेकिन मैं चीखें मारी थी और मैं उनसे कही थी करीब मत आना, don't come near me because I thought they're coming to rape me. And I'm like, मैं तो एक्सीडेंट भी हुआ है, मैं तो हिल भी नहीं सकती, एंड मैं तो इनको पता भी नहीं चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ पेन आई एम इन, बिकॉज मेरी बोन्स टूटी थी तो ब्लड नहीं था। So I was like, how am I going to explain it to them? And I was in agony. So I started screaming, and I mean, I was screaming, and they're trying to pick me up, and I'm like, don't touch me. हाथ मत लगाओ, please, दूर हो जाओ. And I was like, Asfar's like, it's okay, they're helping us, and I wouldn't let them help me. Because they were strange men, and they looked like you know, like कोई बहुत ही कोई बेचारे वो थे, कोई अब हेल्प करने ही रुके थे। बट मैं ये कह रही हूँ कि फेयर्स देखें आप हमारे, कि एक्सीडेंट हुआ है मेरी 5 हड्डियां टूटी हुई हैं, लेकिन मुझे ये डर है कि ये आदमी मुझे किडनैप कर लेंगे।
बिकॉज अब फेस भी पहचान रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि मैं कौन हूँ. So now then I'm like they're trying to help me while Asfar tries to help me और मैं अपना फोन ढूंढ रही हूँ कि भाई फोन ही मिल जाए, किसी को कांटेक्ट ही कर ले. खैर लो एंड बिहोल्ड वी वर अलोन. फिर कोई पुलिस के डाला को रोका, फिर उन्होंने हमारी हेल्प की, फिर वो कहीं लेके गए किसी जगह पे. वहाँ 3 घंटे हमने वेट किया, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कुछ नहीं था. कोई वैन आई टूटी हुई. फिर वो एक कोई रन डाउन सी बेचारी एक वेयर हाउस टाइप जगह थी जामशोरों में. और अब मुझे यही डर था कि अब सब लोग आ रहे थे, वो मुझे पहचान रहे थे, मैं वहाँ स्ट्रेचर पे पड़ी हूँ, मेरी पिक्चर्स लेंगे, वीडियोस निकलेंगी. सो मैं आई कुडंट डील विद माई पेन कि मुझे ये डर है सारे ऑन द साइड. फियर्स ज्यादा आ रहे थे, फियर्स ज्यादा है, उनकी एंजाइटी ज्यादा हो रही थी मुझे, ना कि मैं डील करूं कि अच्छा भाई एक्सीडेंट हुआ है तो डील विद योर पेन. एनीवेज इवेंचुअली 9 घंटे बाद आई रीच्ड कराची and got to a hospital, and then I still have a broken collarbone. Yeah, मेरी अभी एक सर्जरी पेंडिंग थी जो मैंने नहीं कराई. नहीं जुड़ी हड्डी collarbone की. फिर एक साल गुजरने के बाद the doctor said now we want to operate on you. शुरू में ही कर देते तो वो रॉड लग जाती तो जुड़ जाती, वो नहीं लगी. So वो एक्सीडेंट अभी तक पेंडिंग है और एक्सीडेंट की सर्जरी. इतनी बहादुरी, लाइक लिटरली इतनी बहादुरी. पता नहीं, अल्लाह की तरफ से आ जाता है. अल्लाह की तरफ से होता है. छोटा सा लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी आयशा का स्ट्रॉन्ग सा मैसेज. आई थिंक मैसेज तो ये होगा कि कोई शॉर्टकट्स तो जिंदगी में ना लेने की कोशिश करें, कोशिश ही ना करें. जो आप सीखेंगे अपनी स्ट्रगल से और लंबे जर्नी से, the worst experiences in your life will be the best experiences in your life. Because जो आप सीखेंगे अपने worst experiences से, वो आप किसी और चीज से नहीं सीख सकते. एंड मैं कार्मा में बहुत बिलीव करती हूँ. जैसा करोगे वैसा भरोगे, और ले दे के हर चीज वापस आती है. बिल्कुल. तो आप ऊपर से जितने भी स्वीट लोगों को लग रहे हो, आप जितना भी एक फसाड क्रिएट कर लें, जो आपकी एक्चुअल इंटेंशंस और एक्शंस होंगे वो वापस आएंगे घूम के कहीं, टू बाइट यू where you don't want to be bitten. And also so intentions really matter. आपकी नीयत साफ है, लोगों को बोलने दे. लोगों का तो काम है बोलने दे. अपनी नीयत को आपने ठीक रखना है. आपकी नीयत ठीक होगी, अल्लाह आपकी मदद करेगा. दूसरी चीज, जितनी हेल्प कर सकें किसी भी सिचुएशन में किसी और इंसान की करें, बिकॉज एक दिन that help will come back to you. I've been helped by people in different parts of the world, in ऐसी जगहों पे मेरी मुसीबत में मेरी स्ट्रेंजर्स ने हेल्प की है. एंड मैं भी बहुत स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ. एंड एक और चीज मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी, गट फीलिंग. लड़कियां की, आई डोंट नो, मे बी इट्स अ फीमेल थिंग. आई थिंक औरतों को ज्यादा इंट्यूशन, हाँ बिल्कुल है, एक औरतों में कुछ है, उनका सिक्स सेंस ज्यादा तेज होता है मर्दों से. बिल्कुल. पता नहीं क्यों. अगर आपको इंट्यूशन है कि कोई इंसान आपको ठीक नहीं लग रहा, किसी की इंटेंशन आपको ठीक नहीं लग रही, सही है. योर गट फीलिंग रियली कहते हैं ना, एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम योर गट. आपकी हेल्थ भी आपके गट से शुरू होती है. आपका दिमाग, you follow your gut, you will always be in a good place. And don't get scared by डरे मत किसी एक्सपीरियंस से. कुछ बुरा हो रहा है, have faith, manifest positive things. एक ही चीज के लूप में भी अगर आप फंस जाएंगे ना कि मेरे साथ ये हुआ है और मेरे साथ ये हो रहा है और बस मैं जिंदगी की दुनिया की सबसे दुखी इंसान हूं, तो वो आप दुखी रहेंगी. अपने इर्द गिर्द उन लोगों को रखें प्लीज, अपनी जिंदगी से एलिमिनेट कर दें नेगेटिव एनर्जीज को. जो लोग आपको बुरा फील कराते हैं, चाहे जो भी हो, जितने भी पावरफुल हो, आपको लगे इनसे फायदा होगा, नहीं, छोड़ दें. कट आउट पीपल हु गिव यू एंजाइटी. आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट. मैं कहती हूँ थैंक यू, गुड बाय, आई एम ओके. कट देम आउट. सराउंड योरसेल्फ विद हैप्पी पॉजिटिव पीपल जो आपको एलिवेट करते हैं, जो आपको जो आपको सपोर्ट करते हैं. सराउंड करें उनसे. बस इसी पॉजिटिविटी के नोट के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं. और बहुत सारी पॉजिटिविटी और मोटिवेशन की कहानियों के लिए हमारे शो को, औरत कहानी को
अस्मा नबील के साथ देखते रहिए सिर्फ A+ और पब्लिक न्यूज़ चैनल पे। थैंक यू सो मच।